सो हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें हमने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लिया था। जिसमें हमने जो चैप्टर था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे इसमें हमें जो चैप्टर मिलता है वो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो फिर हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और फिर इस चैप्टर को भी हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी हम लोग कितने वीडियो में कंप्लीट करेंगे? 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, उसे हम लोगों ने देख लिया है। अगर अभी भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो की लिंक पा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो थ्योरी है, हम लोग उसे लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं। और जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्ट में क्या किस तरह है उसे देखते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में बताया जाता है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, कि आपने पहली क्लासों में पढ़ा है कि सोर सोर ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देखिए। और ये जो बिटर है, सोर एंड बिटर मतलब क्या होता है? सोर मतलब क्या होता है, आप बताइए। सोर मतलब होता है खट्टा, और बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली, मतलब जो एसिड है वो किस टेस्ट का होगा? वो होगा सोर का। जो एसिड है वो किस टेस्ट का होगा? सोर का। और जो बेस है वो किसका होगा? बिटर का। जो बेस है वो बिटर का। बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंट इन देम, उनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर कोई हमारे घर में कोई पर्सन किससे सफ़र कर रहा है? एसिडिटी से। आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? रेमेडी मतलब क्या होता है? रेमेडी मतलब होता है उपाय। रेमेडी मतलब क्या होता है? रेमेडी मतलब होता है उपाय। ठीक है, तो आप उसे क्या उपाय बताएंगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उसे क्या बताएंगे? विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, आप कौन सी वो प्रॉपर्टी चूज़ करना चाहेंगे उसे उपाय के तौर पे देने के लिए? ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू न्यूलीफाई ईच अदर इफेक्ट। न्यूलीफाई मतलब क्या होता है? उनके इफेक्ट को घटा दे या न्यूट्रल कर दे, न्यूलीफाई। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग देम, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसी भी सोर या बिटर सब्सटेंस मतलब एसिड या बेस को विदाउट टेस्ट के कैसे बता सकते हैं, मतलब हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम उसे टेस्ट क्यों नहीं करेंगे? तो हो सकता है कि वो एसिड या बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या कंसंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा हाई हो, उसका पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो। ठीक है, तो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि जो एसिड हैं उनका टेस्ट क्या होता है, और वो जो लिटमस का कलर है उसे कैसे चेंज करते हैं? तो वो लिटमस के कलर को क्या करेंगे? वो लिटमस के कलर को, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। ठीक है, वेयर एज बेसेस आर बिटर, जो और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और वो किस कलर में चेंज कर देते हैं? और वो चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस इज़ नेचुरल इंडिकेटर, जो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। अभी आप आगे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेटर मतलब किसी भी चीज़ को इंडिकेट करेंगे। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं? इस चैप्टर में हम एसिड बेस और सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं।
तो भाई सीधी सी बात है कि वो किसको इंडिकेट करेंगे, वो यही हमें बताएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है, जो हमें गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो फिर यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि नेम एनी टू इंडिकेटर। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, आप आगे पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज या फिनॉप्थिलीन, ये सब क्या है, ये सब इंडिकेटर हैं। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। क्या आपने नोटिस किया है कि जो स्टेन ऑफ करी, मतलब करी एक फूड होता है, फ़िश एंड करी, अगर उसका जो दाग है वो आपके कपड़ों पर लग गया वाइट क्लॉथ्स पर, तो वो कपड़े, वो दाग कैसा हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, जब सोप जो कि बेसिक नेचर का होता है उसके ऊपर रगड़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि जो सोप है, सोप का नेचर क्या होता है, सोप का नेचर क्या होता है, तो सोप का क्या नेचर होता है, सोप का नेचर होता है बेसिक इन नेचर। सोप किस नेचर का होता है, सोप बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, which is basic in nature is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. और फिर ये येलो में टर्न हो जाता है जब हम कपड़े को पानी से फिर से धुलते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, वही हमने बताया, यू कैन यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड फिनॉप्थिलिन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि नेम एनी टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर होगा मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉप्थिलीन आर टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो उसके बाद आगे बताया गया इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि इस चैप्टर में हम उन सारी रिएक्शंस को एसिड और बेसिस के देखेंगे जो कि आपस में रिएक्ट करने के बाद कैंसिल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। कैंसिल मतलब क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती हैं। जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो कि हम लोग कहाँ देखते हैं, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें बताया गया कि लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन किस तरह का होता है, पर्पल डाई। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या चीज़ को लिया है, हमने यहाँ पर एक एनसीईआरटी में बॉक्स बना हुआ है डू यू नो। तो देखिए हम यहाँ पर छोटी सी भी छोटी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे द्वारा अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया और वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया तो आप तो सिर्फ मुझे ही कहेंगे ना, तो आप तो कहेंगे कि भाई मुझे पढ़ाया नहीं गया। तो इसलिए हम छोटी से छोटी एनसीईआरटी के हर पॉइंट्स को देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, और मैं आपको उस जगह इंडिकेट कर देता हूं जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो फिर देखिए लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन क्या है, पर्पल कलर का डाई है। डाई मतलब रंगना। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो कि किससे एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। A plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used indicator। और जो ये प्लांट बिलोंग करता है, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा डिवीज़न, एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी जिसमें आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम ना। तो ये सब बायो का चैप्टर, बायो से रिलेटेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद कम है। बस यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि लिटमस सोल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो क्या होगा, लाइकेन। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक दिन सिर्फ एमसीक्यूज़ को देखेंगे। लगभग 50 एमसीक्यूज़ का एक वीडियो आपके लिए आएगा, लाइव वीडियो। ठीक है, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलरलेस पर्पल। तो फिर यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट्स कलर इज़ पर्पल। उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, turmeric colored petals of some flowers such as hydrogenia,
प्यूटेनिया, जेरेनियम, which indicate the presence of acid or base in the solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicator. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने की उम्मीद कम है, जो क्वेश्चन बन सकते थे उसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, उसकी दो प्रॉपर्टी होंगी। एक तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है कि कलर वलर कैसे हो जाएगा, कलर क्या चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किसकी, एसिड बेसिस की। यहाँ से आपके लिए फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या डिवीज़न है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको बताया गया कि आप कुछ सब्सटेंस को कलेक्ट करेंगे, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि इनमें से कौन से सब्सटेंस, देखिए जो एक्टिविटी होती हैं वो आप घर पे नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से पहले आपको अच्छे से पता हो कि अगर मैंने इन दोनों सब्सटेंस, मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस लिए हैं A और B, तो आपको इसका पहले से पता हो कि अगर मैंने A और B को रिएक्ट कराया तो हो सकता है कि इसमें कोई, ये दोनों कोरोसिव नेचर के हों, मतलब ये दोनों कठोर पदार्थ हों, आपस में रिएक्ट करने के बाद कोई बहुत ही बड़ी रिएक्शन हो जाए जिससे मैं घायल हो सकता हूँ ना। तो आपको इसके पहले बहुत ही अच्छे से सतर्क होना होगा, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एक्टिविटी है इनका हम लोग एक वीडियो में सिर्फ देखेंगे, इसलिए अभी ज़्यादा एक्टिविटी पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक्टिविटी पहले, मतलब जो 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें एक्टिविटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। CBSE वालों ने पहले ही मना कर दिया था और सिर्फ आपको इंटरनल एग्ज़ाम में मिली। लेकिन जब तक हमें कोई नई नोटिफिकेशन नहीं मिल जाती, हम यही मान के चलेंगे कि अब की बार एक्टिविटी हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ कॉलम बने हुए हैं जिसमें आपको सैम्पल सोल्यूशन बताना रहेगा। उसके बाद आप बताएंगे कि अगर मैंने इसे रेड लिटमस सोल्यूशन से किया तो मुझे क्या ऑब्टेन हुआ, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में इसे डिप किया तो क्या ऑब्टेन हुआ, फिनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन में डिप किया तो क्या ऑब्टेन हुआ, और इसी तरह मिथाइल आयन। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। तो ये सब्सटेंस हमें किस टाइप से इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं किस टाइप से, कलर के चेंज से। किस टाइप से, कलर के चेंज से। किस टाइप से, कलर के चेंज से। There are some substances whose odor changes in acidic और basic media। तो हमें बताया गया कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका ओडोर मतलब महक, ओडोर मतलब क्या होती है, स्मेल। ओडोर मतलब होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वो चेंज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। अगर हम उसे एसिड में डिप करेंगे तो उसकी जो महक है वो बदल जाएगी। अगर उसे हम बेसिक में डिप करेंगे तो उसकी क्या महक है, जो ओडोर है वो बदल जाएगी। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, दो सब्सटेंस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर सेड टू बी एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम देकर आया हूँ तो मुझे आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है। और देखिएगा मैं बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है। और आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है, आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा वही क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ हमारी अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख चुके हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी 1.2 है जिसे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे हम लोगों को बताया गया है विच ऑफ दीज, वनीला कॉमा ओनियन कॉमा क्लोव, वनीला
onion, clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation. तो vanilla, onion, clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation. तो जो आपको पहले एक एक्टिविटी दी गई थी, जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से सब्सटेंस olfactory इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं. Let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and bases. How do acid and bases react with metal? ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मिल गई. क्या है कि जब हम एसिड और बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा. ठीक है, तो देखते हैं अगर हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे या एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर 2.1 में अपनी बुक में देख सकते हैं कि क्या हुआ है. जब हमने वाटर एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू कॉर्क से हाइड्रोजन गैस को पास कराई, तो जो एक मतलब बबल्स फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण जो कैंडल बर्न हो रही थी वो क्या हुई, वो बुझ गई. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी है, ये सब हम लोग एक एक्टिविटी में देखेंगे. इसमें क्या हुआ, इसमें जो जिंक ग्रैन्यूल से मतलब जो जिंक के कण थे, जिंक था, जब हमने उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो मतलब Zn प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. तो जब हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुई तो हमें क्या मिला, हमने एक बर्निंग मैच स्टिक को ऊपर रखा, तो जिसके कारण पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई. कौन सी साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, जिसके कारण ये बुझ जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है. नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब Zn को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो Zn क्या हो गया, ZnSO4 बन गया. मतलब जो जिंक था वो SO4 के साथ रिएक्ट हो गया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो हमने क्या बताया, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. मतलब क्या, मतलब जो जिंक था वो मोर रिएक्टिव था किससे, हाइड्रोजन से. दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और उसे हमने किस फॉर्म में ऑब्टेन किया, उसे हमने हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ऑब्टेन किया. द मेटल combined with the remaining part of the acid and forms a compound called a salt. और उसके बाद जो मेटल था, जो रिमेनिंग मेटल था, वो कंबाइन हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड से, और उसने क्या बना दिया, उसने एक कंपाउंड बना दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे सॉल्ट. थस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज एज. तो हम इसे किस फॉर्म में बताएंगे, इसे हम बताएंगे, जो ये रिएक्शन दी हुई है इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए. ये रिएक्शन को किस में कर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में. सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, बस एक एसिड दे देंगे, एक मेटल दे देंगे और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे. ये सारे मेटल्स, सारे एसिड पर अप्लाई होती है. ठीक है, तो कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व. तो भाई बिल्कुल हम लिख सकते हैं. तो हमें क्या बताया गया, जब हमने पिछले वाली जो पॉप साउंड वाली रिएक्शन थी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या, जिंक को Zn को H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो हमें मिला ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, उसके बाद फिर 2.4 एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें भी इसी तरह की रिएक्शन होंगी. जब इसमें भी इसी तरह की रिएक्शन होंगी तो एक रिएक्शन जो होगी वो ये होगी. ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या है, जब 2 टाइम्स NaOH को हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम जिंकेट. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए. सेम रिएक्शन मिलेगी, कुछ भी बदला नहीं रहेगा. बैलेंसिंग के साथ याद कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए, ज़्यादा टाइम ना लगाइए. यू हैव फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें फिर से हाइड्रोजन गैस मिल गई. ठीक है, हमें क्या मिला, हमें फिर से क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई. ठीक है, हमें क्या मिला, हमें फिर से हाइड्रोजन गैस मिल गई. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है. उसके बाद यू फाइंड अगेन
that hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals। ठीक है, तो देखिए जो Na है, सोडियम है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, वो कुछ रिएक्शंस में ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप कोई एसिड को लेंगे और उसे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको आसानी से हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। लेकिन इस तरह के मेटल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं। ठीक है, इनके जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए कहा गया है कि you find again that hydrogen gas is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals। ये all metals, सभी metals के साथ ये रिएक्शन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे हम लोग को बताया गया है कि हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कैसे करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज टेस्ट ट्यूब ए। जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें हमने क्या किया, उसमें हमारे साथ जो रिएक्शन हुई वो क्या थी, वो रिएक्शन थी कि जब हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो हमने यहाँ पर एक सीधा सा कंक्लूज़न क्या ऑब्टेन किया, ये ऑब्टेन किया कि जब हमने किसी भी मेटल के कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट को HCl क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट H2O प्लस CO2 मिला। मतलब अगर मेटल के कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट CO2 प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपस में रिएक्ट कराएंगे, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट CO2 और H2O, सेम रिएक्शन। ठीक है, चाहे आप मेटल के कार्बोनेट को ले लीजिए और चाहे आप मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लीजिए। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जो जो लाइम वाटर से अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, अगर इसे हम लाइम वाटर के साथ पास करें तो क्या होगा। देखिए फिर ये लाइम वाटर किसका कॉन्सेप्ट आ गया, लाइम वाटर फिर से चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बताए गए, जो कंपाउंड्स बताए गए, आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है वहाँ तक हर चैप्टर में मान के चलिए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया गया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइम वाटर से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 क्या है, एक वाइट प्रिसिपिटेट। तो आप बताइए प्रिसिपिटेट क्या होता है, हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट वाइट इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग किस साइन से डिनोट करते हैं, एरो, डाउन साइड एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आपको ये रिएक्शन सेम इसी तरह याद कर लेनी है। आगे क्या बताया गया है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। नेम द कंपाउंड ऑन विच through which carbon dioxide gas is passed and it changes into calcium carbonate, and when excess of CO2 gas is formed it becomes soluble in water। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसमें आप यही रिएक्शन लिख देंगे कि जब हम CaOH को होल टॉइस को CO2 के साथ रिएक्ट कराए तो CaCO3 मिला और प्लस H2O मिला। उसके बाद जब हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी प्लस H2O के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला, CaHCO3 का होल डाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। ठीक है, लाइमस्टोन चॉक्स एंड मार्बल्स आर डिफरेंट, लाइमस्टोन चॉक्स एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो लाइमस्टोन चॉक मार्बल से क्या है, डिफरेंट फॉर्म है, किसके डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट्स के, ये डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वही हमने बताया। तो आपको यहाँ पर एक फिर से पॉइंट मिल गया, ये देखिए इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया, इस पॉइंट में आपको बताया गया जब हमने मेटल के कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें मिला सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेशन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर अभी
तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही तुरंत बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस के अपडेट रहें, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो भाई हमने पढ़ लिया कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड को जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया कि अगर हम एसिड को बेस के साथ ही रिएक्ट करा दें तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ चुका है बहुत छोटी क्लासों में कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज न्यूलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब जब हमने किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा तो वो न्यूलीफाइड हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH जो कि एक बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हमने दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो NaCl जो कि सॉल्ट है और वाटर, मतलब एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड प्लस बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो फिर यहाँ पर आपके लिए एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद फिर आप उसका जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट कर देंगे कि एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, और आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड मतलब जैसे हमने कोई भी मेटल ले लीजिए, सोडियम का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, उसके बाद मैग्नीशियम का MgO, जिंक का ZnO, इसी तरह आप किसी भी मेटल का ऑक्साइड ले सकते हैं विथ एन एसिड। तो यहाँ पर आपको एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे आपको पता होना चाहिए कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो फिर से भाई ये तो वही बात हो गई कि ये है एसिड, ये है एसिड और ये मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो भाई आप बिल्कुल सही हैं, आपने उस कॉन्सेप्ट को सही से पकड़ लिया है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपसे बताया गया है, you will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to the formation of copper second chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and acid is can be written as, ठीक है, तो ये आपको बताया गया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, सेम वही बना, ये देखिए यहाँ पर, चाहे ये बेस को मैं लिख दूँ मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड MO से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड और सेड टू बी एज बेसिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। ये देखिए आपको लिखा मिला है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को क्या बताया गया, आगे हम लोग को बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक। ठीक, किस नेचर का होगा, एसिडिक। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water in activity 2.4, calcium hydroxide which is base, calcium hydroxide क्या है, calcium hydroxide एक बेस है, फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, reacts with carbon dioxide CO2, CO2 क्या है, CO2 एसिड है। अब आप कहेंगे CO2 एसिड कैसे है,
तो CO2 लिविस एसिड में आता है, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, देखते हैं आगे। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। ठीक है, तो ये तो फिर वही बात हो गई, चाहे मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिखूं या फिर मैं एसिडिक ऑक्साइड लिखूं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिड प्लस बेस से रिएक्ट करा दिया तो सेम वही बनेगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग को बताया गया व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसिड और बेस दोनों कंटेन करती है। In section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical property। हमने देखा कि जितने भी एसिड होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। What leads to this similarity in properties। तो ये क्या लीड करता है प्रॉपर्टीज़ की, इनके सिमिलरिटीज़ में। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जितने भी एसिड हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो यहाँ पर आपको बताया गया, तो इससे भाई ये भी सही हो सकता है कि जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं वो एसिडिक नेचर के होने चाहिए। तो भाई देखते हैं, तो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है। ठीक, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3। जो बल्ब है वो एसिड के केस में ग्लो मतलब चमकने लगेगा, बल्ब जल जाएगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्लूकोज हैं और अल्कोहल हैं इनमें भी जो H प्रेजेंट होता है, इनके कंपाउंड्स में H प्रेजेंट होता है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्ब इनके केस में ग्लो नहीं होगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। तो ये बल्ब का ग्लो करना हमें इस बात को इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है थ्रू दिस सोल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड बाय द आयंस। और हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस लिए प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस के फ्लो में ये होता है। सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज़ H+। तो फिर यहाँ पर हम लोग को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया कि एसिड में केटायन प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन। दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ aqueous in solution which are responsible for their acidic properties। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया कि नेम द प्रॉपर्टी विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। तो क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा पॉइंट लिखा है, शायद अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बोर्ड वाले फिर आपके लिए एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा नेम एनी टू एल्कलीज मेटल, नेम एनी टू एल्कलीज। तो उसमें क्या होगा, एल्कलीज कंपाउंड या एल्कलीज बेस। तो उसमें क्या आंसर होगा, उसमें होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप सोचेंगे भाई एल्कलीज क्या होते हैं। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्कलीज। तो और वाटर सॉल्युबल बेसेस आर एल्कलीज। ठीक है, वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो आप इस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन ऑब्टेन करना चाहती हैं। वॉट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। क्या जो एसिड होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ओनली क्या एसिड ही खाली ऐसा प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस टेस्ट दिस। ठीक है, तो इसको आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो what happens to an acid or a base in a water solution।
डू ऑल एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, क्या जितने भी एसिड होते हैं वो खाली एक्वस सोल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं? तो लेट अस टेस्ट दिस, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट अस दैट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो हाइड्रोजन आयंस का प्रेजेंस होता है, जो प्रोड्यूस होते हैं HCl में, वो कब होते हैं? वो खाली तभी प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर का प्रेजेंस होता है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। और अगर आप चाहें, अगर आप सोचें कि हम इसका सेपरेशन कर दें बिना वाटर की प्रेजेंस में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने HCl में H2O को डाला तो H3O+ मतलब क्या हुआ? H3O+ मतलब क्या हुआ? हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हुए। H+ आयन, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन, क्या? हाइड्रोजन आयन। H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ H2O था, दो H थे, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक H इससे ऐड हो गया तो H3O मिल गया, H3O+ मिल गया, और जो क्लोरीन था ये इधर साइड आ गया। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन जो है बहुत आसानी से याद हो जाने वाली रिएक्शन, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं करना है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, जो हाइड्रोजन आयन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एलोन, मतलब अकेले, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसीलिए जो देखिए H+ आयंस था, जो H+ था, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने क्या किया? ये H2O के साथ मिलकर क्या बना लिया? इसने बना लिया H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन इसने बना लिया। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या हुआ भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे फिर बताया गया कि जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? AQ, मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ H+ आयन, मतलब उस पर क्या है? वाटर की प्रेजेंस है, H2O है उसमें, और हाइड्रोनियम आयन या तो फिर आप लिख दिए H3O+। तो फिर यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि जैसे ये रिएक्शन दी हुई है तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं क्या बताया गया। ऊपर बताया गया है कि वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O+ और H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो कहा जा रहा है कि भाई अगर हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या होगा। जब हमने किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या होगा। तो भाई ठीक है, करके देख लेते हैं। जब हमने NaOH क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हमने NaOH को रिएक्ट करा, H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो ये टूट गया। किस में टूटा भाई? ये टूटा Na+ एक्वस सोल्यूशन प्लस OH-। ठीक है, OH- में ये टूट गया। ठीक है, तो भाई आगे देखते क्या हुआ। इसी तरह जब हमने KOH को ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में डिज़ोल्व किया, तो हमें क्या मिला? K+ एक्वस सोल्यूशन प्लस OH- एक्वस सोल्यूशन। इसी तरह हमने जब MgOH के होल ट्वाइस को H2O के प्रेजेंस में लिया, तो Mg+ ऑफ एक्वस सोल्यूशन प्लस 2OH एक्वस सोल्यूशन मिला। ठीक, OH- होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। बेसिस जेनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, बेसिस क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस को जनरेट करते हैं। OH- आयंस को जनरेट करते हैं। और एसिड क्या जनरेट करते हैं? एसिड H+ ऑफ एक्वस सोल्यूशन या तो जनरेट करेंगे या तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ को जनरेट करेंगे। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, मैंने आपको पहले ही बताया वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। फिर यहाँ पर आपके लिए जो हॉट्स को क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है, देखते हैं इसमें क्या बताया गया। इसमें आपसे बताया गया है ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जितने भी बेसिस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वाटर में डिज़ोल्व कर जाए, बट एन एल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर।
लेकिन जो एल्कली है वो एक बेस है जो कि डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। तो यहाँ पर आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार हो गया कि ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर बेस। ज़रूरी नहीं है कि जितने बेसेस हैं वो एल्कली हो, मतलब वो डिज़ोल्व हों वाटर में, लेकिन जितने भी एल्कलीज होंगे वो ज़रूर बेस होंगे। भाई अगर एल्कली बेस नहीं होगा तो क्या होगा, एसिड तो हो नहीं सकता, ना ही साल्ट होगा। ठीक है, तो दे आर सोपी इन टच। तो इसके बाद आपको बताया गया कि बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोजिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ये हार्म को कॉज कर सकते हैं, इसलिए कभी इनको टच नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द बेसेस इन द टेबल 2.1 आर एल्कली। तो अभी आपको एक टेबल मिली थी 2.1, उसमें आपको बताना है कि कौन से बेसेस एल्कली हैं, वाटर सॉल्युबल बेसेस हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड that all acids generate H plus aqueous and all bases generate OH minus aqueous, we can view the neutralization reaction as following। तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि अगर हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ये तो हमने भाई पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद हमें बताया गया एच एक्स प्लस एम ओ एच गिव्स एम एक्स प्लस एच टाइम्स ओ एच। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया, एच मतलब हो गया कोई भी एक एसिड का कॉफिशिएंट बताया गया। मतलब जैसे हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो HCl में क्या है, H आया ना, तो जो यहाँ पर हमने X लिया है, जो हमने यहाँ पर X लिया है वो क्या है, वो है Cl माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, HCl मिल गया। उसके बाद फिर हम क्या ले लेते हैं, MOH। ठीक है, तो मतलब हम कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, कोई एक ऐसा बेस लेंगे जिसमें OH होगा। ठीक है, तो हमने मान लीजिए ले लिया NaOH। तो NaOH में क्या है, NaOH, तो OH तो है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव, तो आपको रिएक्शन मिली MX। तो M क्या था, M था यहाँ पर Na, और X क्या था, Cl। तो हमें क्या मिल गया, जो हमें सॉल्ट मिला क्या है, वो है NaCl। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ध्यान से देखिए, हमने एक एसिड को लिया, एसिड क्या हमने मान लिया वो एसिड HCl है। ठीक है, तो उसमें H की प्रेजेंस है, और X क्या हो गया, Cl हो गया, क्योंकि हमने HCl लिया। बेस लिया MOH, तो बेस को हमने क्या लिया, बेस को हमने ले लिया NaOH क्या है, एक बेस है, तो उसमें भी OH है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा Na। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो सॉल्ट मिला वो क्या था, MX था। तो MX मतलब NaCl, M और X NaCl प्लस HOH। ठीक है, NaCl प्लस H2O मिला। ठीक है, ये HOH मतलब देखिए, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो दो हाइड्रोजन मतलब H2 और O, ये क्या हो गया, H2O। ठीक है, तो H प्लस एक्वा सोल्यूशन प्लस OH माइनस गिव्स H2O। तो यहाँ पर आपके लिए ये देखिए एक फिर से रिएक्शन बढ़िया सी तैयार हो गई, कि जब देखिए, क्योंकि हम एसिड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे H प्लस ऑफ एक्वा सोल्यूशन से, और बेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OH ऑफ माइनस ऑफ एक्वा सोल्यूशन से। तो हमें क्या मिल जाएगा, OH2O मिल जाएगा, वो भी किस फेज़ में, लिक्विड फेज़ में। ठीक है, तो देखते हैं, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। लेट अस सी दैट व्हाट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एन एसिड और बेस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर मिल गया। ठीक है, ये आपको एक क्या मिल गया, ये फिगर मिल गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। तो इस तरह के आपको साइन मिल जाएंगे, कि मतलब आप इस तरह हाथ मत लगाइए वरना आप जल जाएंगे, आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको साइन मिल जाएंगे, जो जो मतलब बीकर जो कंटेन करेंगे, क्या कंटेन करेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी एसिड और बेस को डिज़ोल्व करते हैं, वो कैसे प्रोसेस होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब क्या होता है, हीट, बहुत ज़्यादा हीट उससे निकलेगी। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। तो हम ये केयर ज़रूर रखेंगे जब हम किसी भी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ठीक है, HNO3 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर H2SO4।
ठीक है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद अ कांस्टेंट स्टीरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपसे बताया गया कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। देखिए अगर ये बीकर है मान लीजिए, ठीक है, ये बीकर है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसी कुछ पाइप टाइप की दे दी जाएगी जिसमें ये ऐसे रहेगा, और जब आप इसमें एसिड ऐसे डालेंगे तो ये धीरे 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 धीरे, मतलब जो ये वाटर है इसमें ये नहीं होगा कि हमने इसमें एसिड डाला तो सब इकट्ठे मिल गया। अगर सब इकट्ठे मिल जाता है तो ये ब्लास्ट हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से बीकर में एक ऐसे स्ट्रिंग डाल दी जाती है, क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे एसिड आता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया, हमने सिंपली एक बीकर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सिंपली बीकर ले लिया जिसमें हमने एक स्टीरिंग को ऐसे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद जो एसिड था, मान लीजिए ये एसिड है, तो हमने क्या किया, हमने जो एसिड था उसे ऐसे डाला, तो जो एसिड था वो धीरे 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 इसमें गिर रहा है। ठीक है, अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ये सब ना होता तो मान लीजिए हमने ये बीकर लिया, ठीक है, और हमने ये एसिड डाल दिया, सब एसिड इसी में मिला इकट्ठे और ये हो गया ब्लास्ट, हम भी गए जल। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना, हमें जलना नहीं है ना, हमें तो पढ़ना है। क्या, हमें जलना नहीं है, हमें आपके साथ पढ़ना है। ठीक है, तो आपको अगर जलना नहीं है तो आप ये करेंगे भी नहीं, आप क्या करेंगे, आपको जो बताया गया है वो करेंगे। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली विद द वाटर ऑफ विथ constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. वही बताया आपको, splash out, splash out मतलब वो बाहर जाएगा, बहुत तेज से blast हो जाएगा, and cause burns, और वो burns को cause करेगा। The glass container may also break due to the excessive local heating. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि द ग्लास में नहीं होगा, यहाँ पर वो ब्लास्ट ही होगा, ये पक्की बात है। जब आप उसमें वाटर डालेंगे किसी भी एसिड में तो ब्लास्ट ही होगा। ठीक है, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, और आपको इस वार्निंग के साइन को लुक आउट मतलब आपको देखना है। ठीक है, लुक आउट द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड pellets. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस SCO पॉजिटिव ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस सेट टू बी डाइल्यूटेड। तो इसमें हमें बताया गया कि जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो हम एसिड में वाटर नहीं ऐड करेंगे, हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे, मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपैरिजन ऑफ एसिड शुड बी मोर, मतलब जो वाटर का अमाउंट होगा, जो वाटर का वैल्यूम होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आराम से डाइल्यूशन हो जाएगा और वो ब्लास्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर आपको हर क्लास की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे जियोग्राफी क्लास 10, CBSE क्लास 10 केमिस्ट्री जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, चैनल्स के इंट्रो कुछ हमने बनाए हैं, आप वहाँ पर वो देख सकते हैं। क्लास 10th मैथ्स NCERT सोल्यूशन जिसमें 6 वीडियोज़ आपको अवेलेबल है, और वहाँ पर हम लोग ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से ये वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर आप जो सर्च बार होता है वहाँ पर आदर्श वाजपेयी को सर्च करिए। आदर्श वाजपेयी जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आप फ़ोटो आ जाएगी और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।